थोड़ा-सा मेरी मम्मी को ना आर्थराइटिस है, तो वो चल भी नहीं पाती हैं, मतलब यहाँ पे क्लिनिक तक भी नहीं आ पाती हैं। तो इसमें क्या हो सकता है कि वो ज़्यादा चल पाएँ, थोड़ा एक्टिव रह पाएँ? क्योंकि मैं आपकी मदर को ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से ट्रीट कर रहा हूँ और आर्थराइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो विद टाइम प्रोग्रेस ही करती है। वो कभी भी रिवर्स नहीं होती है। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं मेडिकेशन से, इंजेक्शन से और अल्टीमेटली लास्ट में जाके उसका ट्रीटमेंट सर्जरी होता है। तो जैसे कि मैंने अभी देखे आपके मदर के, तो अभी जब वो लास्ट टाइम मुझसे 2-3 महीने पहले मिले थे, तो तब उनको मैंने यही सलाह दी थी कि आपका जो घुटना है, वो इस समय ग्रेड 4 आर्थराइटिस में है। और तब वो उन्होंने शी वाज़ वेरी कीन कि क्या ये इंजेक्शन से ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता? तब मैंने उनको कुछ मेडिकेशंस एडवाइस की थी कि आपका सर्दियों का समय ठीक-ठाक गुज़र जाए, क्योंकि अब मौसम भी ठीक हो रहा है और दवाइयाँ भी अब असर कम कर रही हैं। मेरी सलाह तो यही है कि उनको टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। बट हाँ, वैसे इन जनरल जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं नी आर्थराइटिस में, कि अगर ग्रेड 1 आर्थराइटिस है, तो उसमें मेडिकेशन से, इंजेक्शन से बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत आराम मिलता है। ग्रेड 2 में इंजेक्शंस हम प्रेफ़र करते हैं। इंजेक्शंस भी 4 प्रकार के आते हैं। एक होता है स्टेरॉइड, जिसमें लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड लगाते हैं, वो 3 से 6 महीने तक असर देता है। दूसरा होता है पीआरपी इंजेक्शन या फिर बोन मैरो एस्पिरेट कॉन्सन्ट्रेट इंजेक्शन। उससे क्या होता है कि जो कार्टिलेज, जिसे हम आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं, उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। जो झिल्ली होती है, मेनिस्कस होता है, उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। चौथे प्रकार के होते हैं hyaluronic एसिड के इंजेक्शन, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये लैब ग्रोन ग्रीस इंजेक्शन है, तो वो आपकी नेचुरल ग्रीस को रिप्लेस कर देता है। बट ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आर्थराइटिस में तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट ये भी एक टाइम बीइंग के लिए काम करते हैं। ये आपकी आर्थराइटिस को रिवर्स नहीं करते, ये आपकी आर्थराइटिस की प्रोग्रेशन रेट को कम कर देते हैं। बट इवेंचुअली जब आर्थराइटिस इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब जैसे आपने बताया कि आपके मदर जो हैं अभी वो चल भी नहीं पा रहे हैं, क्लिनिक तक नहीं आ पा रहे हैं, मेरे से मिलने नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे केस में अभी फ़िलहाल तो उनकी दर्द कम करने के लिए मैं दवाई दूँगा, बट अब हमें एक फ्रेश एक्स-रे करवा के, जब भी अब वो नेक्स्ट टाइम आएँगे, मैं फ्रेश एक्स-रे करूँगा और एक्स-रे भी स्टैंडिंग एक्स-रे करूँगा, जिसमें मुझे पता चलेगा कि उनके घुटने का कितना एंगल है और अभी उनका जॉइंट स्पेस कितना रिड्यूस हो चुका है, क्या वो टोटली कोलैप्स्ड है, क्या हड्डी से हड्डी फ्यूज़ हो रही है, ये सब देखना पड़ेगा। एंड देन वी विल हैव टू गो फॉर टोटल नी रिप्लेसमेंट एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो डॉक्टर, मैंने ना इंटरनेट पे पढ़ा था कि टोटल नी रिप्लेसमेंट खाली 3 से 4 साल ही चलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। टोटल नी रिप्लेसमेंट आज की डेट में बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट हाई क्वालिटी इम्प्लांट्स आ गए हैं, जो कि मेटालिक एलॉयज़ हैं और वेरी हाई एंड क्वालिटी के मेटालिक एलॉयज़ हैं, जिसमें 2 प्रकार के इम्प्लांट होते हैं, एक फॉरेन क्वालिटी होता है और एक इंडियन मेड होता है। मोदी जी ने सभी नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट का रेट अब फिक्स कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जो इम्प्लांट आज से कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले 1.5 से 2 लाख रुपए में मिलता था, वो आज की डेट में मात्र 72,000 का मिलता है, बिकॉज़ उसको कैपिंग में ला दिया गया है। तो इस वजह से एक तो अफ़ोर्डेबिलिटी बन गई है और दूसरा हाई क्वालिटी इम्प्लांट भी अफ़ोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है। अब बात करते हैं कि लाइफ़ स्पैन की, तो 3 से 4 साल लाइफ़ स्पैन नहीं होती है। यूजुअली इसकी लाइफ़ स्पैन होती है 15 से 20 साल। और डिपेंडिंग अपॉन दी लेवल ऑफ एक्टिविटी, हमारे इंडियन पॉपुलेशन में नी रिप्लेसमेंट के बाद लेवल ऑफ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है लोगों का। वो यूजुअली अपने डे टू डे एक्टिविटीज़, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना तक सीमित रहते हैं। मैक्सिमम गोल्फ खेल लेते हैं। तो उसके हिसाब से 15-20 साल की लाइफ तो बेयर मिनिमम है। बट हाँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जैसे इन्फेक्शन हो गई या जो बीच का पॉलीथीलीन होता है वो जल्दी वियर ऑफ हो गया, तो उस केस सिनेरियो में सिर्फ पॉली चेंज कर देते हैं। बट अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर सारा मैनेजमेंट डिफरेंट होता है, उसमें इम्प्लांट ही चेंज करना पड़ता है। तो वो हम ऑलरेडी आपको मैंने समझाया था कॉम्प्लिकेशन को लेके, बट इसको हम कभी और भी डिस्कस कर सकते हैं जब भी हम फाइनली डिसीजन लेंगे सर्जरी का। तो सर, इन्फेक्शन के कितने चांसेस होते हैं? मतलब ऐसा क्या करें कि इन्फेक्शन होने के चांसेस ही खत्म हो जाएँ? क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना। क्या रिस्की होती है ये? देखो, आपने पढ़ा होगा सेवलॉन पे भी लिखा होता है या डिटॉल साबुन पे भी लिखा होता है कि वो 99.9% ही कीटाणु मारता है, 0.1% फिर भी छूट जाता है। तो वही बात है, गारंटी 100% इन्फेक्शन हटाने की कभी भी कोई भी नहीं ले सकता।
और 0.01% जो चांस होता है इन्फेक्शन का, वो तो हमेशा ही रहता है। बट हाँ, हम इस चांस को और फर्दर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि साफ सुथरे हॉस्पिटल में ऑपरेट करा के, आपका जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पे अच्छे से डिसइंफेक्शन हुई है, कार्बोलाइजेशन हुई है, उस ऑपरेशन थिएटर को सर्जरी करने से पहले आधे पौने घंटे बंद रखा गया, उसमें प्रॉपरली डिसइंफेक्टेंट यूज़ हुए। दूसरा, सर्जरी के दौरान सर्जन और जितना भी स्टाफ वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में था, उसने स्टेराइल कंडीशंस फॉलो करी कि कोई भी अनस्टेराइल चीज़ को उन्होंने टच नहीं किया ड्यूरिंग सर्जरी। तीसरी चीज़, जो इम्प्लांट यूटिलाइज हो रहा है या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, वो प्रॉपरली स्टेराइल कंडीशंस में पड़े थे और उनको ऑटोक्लेव किया गया। चौथी चीज़ ये है कि सर्जरी के बाद एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग्स अच्छे से की गई और हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट अच्छे से डिसइंफेक्टेड रखा गया। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो इन सब चीज़ों से हम इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस। अभी के लिए मैं आपकी मदर के लिए कुछ मेडिकेशंस बताऊंगा और सून हम लोगों को सर्जरी प्लान करना पड़ेगा।